हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम डेली कवर कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी लुसेंट में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संबंधित दिवस, सप्ताह या माह। तो पर्यावरण दिवस देखिए, दिवस, सप्ताह या माह हम देखेंगे, पूछ देता है पीसीएस वगैरह में। विश्व जल मग्नता आर्द्रभूमि दिवस कब होता है? 2 फरवरी को। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। उसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। आगे है विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ये पूछा है कई बार। नेक्स्ट देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद है जल संसाधन दिवस, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आगे है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यहाँ देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस, ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्ति दिवस, ये मनाया जाता है 31 मई को। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस, ये मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट है विश्व भूगर्भ जल दिवस, ये मनाया जाता है 10 जून को। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 17 जून को। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। उसके बाद है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। आगे है विश्व ओजोन दिवस, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह दिवस, ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को। आगे है विश्व शाकाहार दिवस, ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आगे है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ये मनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। आगे है विश्व शौचालय दिवस, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आगे है वन महोत्सव, ये होता है जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। वर्ष 1987 की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, द ब्रेथलैंड रिपोर्ट से सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई। तो सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किससे प्राप्त की गई? द ब्रेथलैंड रिपोर्ट से, जिसको कहा जाता है हमारा सारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट। कब से? 1987 से। आगे है वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है। क्या कौन सा एजेंडा 21 कहलाती है? तो जब 1992 में कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। इसमें प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें ही 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए क्या बनाई गई? एजेंडा 21। आगे है रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमति बनी थी।
किसके लिए? रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी क्या बनी थी? सहमति बनी थी। नेक्स्ट है रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। क्या कहा? रियो 10 यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को लागू करने का क्या किया गया? लक्ष्य निर्धारित किया गया। किसमें किया गया? तो रियो प्लस 10 में। कहाँ पे हुआ था ये सम्मेलन? जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एजेंडा 21 का क्रियान्वयन कैसे किया जाना है इसको तय किया गया। और इसी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को लागू करने का लक्ष्य भी रखा गया। आगे है रियो प्लस 20। 10 के बाद क्या है? रियो प्लस 20 यानी कि 2012 में मुख्य 3 तथ्यों पर बल दिया गया। गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। 3 तथ्य पे 2012 में ध्यान दिया गया। रियो 20 में गरीबी में कम करना है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, सतत विकास करना है। नेक्स्ट देखिए रियो प्लस 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रकों का चयन किया गया। अब हम देख लेते हैं कौन से 7 क्षेत्रक का चयन किया गया रियो प्लस 20 में। रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र, आपदा प्रबंधन। तो इन सब पे रियो प्लस 20 में ये 7 क्षेत्र पे ध्यान देने की बात की गई है। इन 7 क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है। आगे देखिए है द फ्यूचर वी वांट रियो प्लस 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। इससे सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समाप्ति के साथ लागू करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क कहाँ हुआ था? 2015 में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को क्या किया गया? लागू किया गया। आगे है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ देखिए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। यहाँ देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? तो ये की थी ऑस्ट्रेलिया ने। आगे है प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मासानोबु फुकुओका। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ? तो 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। जलवायु का सही सूचकांक क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। आगे देखिए पारिस्थितिकीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र। आगे क्या है? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आगे हम देखेंगे। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है पेपर में। यहाँ से पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों और उसके जो भौतिक पर्यावरण है उसके मध्य जो अंतर संबंध है उसी का स्टडी किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में। आगे देखिए है यहाँ पे देखिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1886 में किया था। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने 1886 में किया। हैकेल के द्वारा इकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है, जिसमें है ओइकोस रहने का स्थान तथा लोगोस अध्ययन। आगे चल के इकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। इकोलॉजी को क्या कहा जाने लगा? इकोलॉजी।
नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी की को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन का श्रेय भी जर्मन जीव विज्ञान किसको जाता है? अर्नस्ट हैकेल को ही प्राप्त है। उनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहा हैकेल ने कहा कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। क्या कहा? यूजीन ओडम ने कहा कि पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का क्या है? अध्ययन है। आगे हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी इसको कहेंगे। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। किसने गढ़ा था पारिस्थितिकी शब्द? तो ये गढ़ा था आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय पृथ्वी के सजीव संगठकों से संबंधित जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संगठनों से संबंधित में पारस्परिक क्या होता है? संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। यानी कि पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का संबंध है। क्या कहा? कि पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच क्या है? संबंध है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। क्या कहा? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसमें अंतर संबंधित जीवों का समूह और उनका भौतिक या निर्जीव पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीव मंडल के सभी संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीव मंडल की एक इकाई कहा जा सकता है। आगे देखिए है, पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है। क्या कहा? पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। क्या कहा? पारिस्थितिक तंत्र जो है एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। आगे है, वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पादपों का संचयन इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होते रहता है। समझ गए? आगे है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये तो सबको पता है कि 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे देखिए, हमने देख लिया इसको। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए जैव मंडल। जैव मंडल के बारे में कह रहा है कि जैव मंडल का इंग्लिश होता है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। समझ गए जैव मंडल क्या होता है? नेक्स्ट देखिए दिया है जैव मंडल के बारे में जिसका इंग्लिश बायोस्फीयर होता है। कह रहा है कि जैव मंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है। जैव मंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इनमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। जैव मंडल में तीनों मंडल आ जाते हैं। जैव मंडल में जल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं और ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसमें सारे आ जाते हैं। ये जैव मंडल कहलाते हैं।
आगे हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, जीवीय एवं अजीवीय। यदि अजीवीय घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप में रखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्रों के तीन घटक होते हैं, जीवीय, अजीवीय एवं ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय घटक तीन हैं। कौन कौन है पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय घटक? तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक तीन है। उत्पादक, सबसे पहला कौन है? उत्पादक। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इसका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या कहा? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक, हरे पौधे को क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक, और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। क्या कहा? हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्पादक जैविक तथा अजैविक संगठनों के बिचौलिया का कार्य करते हैं। क्या कहा? उत्पादक जो है जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच किसका कार्य करता है? बिचौलिया का कार्य करता है। आगे उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता देखते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए सबसे पहले जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों तथा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि। आगे देखिए है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। आगे है देखिए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि। आगे देखिए कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं। क्या कहा? नोट में देखिए कह रहा कि कुछ उपभोक्ता निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें परजीवी पैरासाइट कहते हैं। कुछ उपभोक्ता जो है दूसरे जीवों से के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी यानी पैरासाइट। आगे देखिए कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय तथा एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। नेक्स्ट है कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें सर्वभक्षी ओमनिवोरस कहते हैं जैसे मनुष्य। नेक्स्ट देखिए अपघटनकर्ता। आगे देखेंगे किसके बारे में? अपघटनकर्ता के बारे में। ये वे जीवीय घटक हैं जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण तथा फास्फोरस और कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी
मृतोपजीवी कवक जीवाणु आते हैं। तो पूछता है कभी कभी अपघटनकर्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मरे हुए जीव जंतु कवक जीवाणु ये सब अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो देखिए ये क्या कहा जाता है, पृथ्वी का मेहतर किसको कहा जाता है, इन सब अपघटनकर्ता को। अगर ये सब ना रहे तो एकदम गंदगी पूरी पृथ्वी पे फैल जाएगी, गंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आगे देखिए है अजीवीय घटक। अजीवीय घटक क्या होते हैं, अजीवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। जैसे अजीवीय घटक को तीन घटकों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है, देखिए पहला है अकार्बनिक, दूसरा है कार्बनिक, तीसरा है भौतिक। अब इनके बारे में हम देखेंगे। अकार्बनिक घटक में कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि, ये सब किस में आता है, अकार्बनिक घटक में। आगे चलते हैं, हम देखेंगे कार्बनिक घटक में कौन कौन आते हैं। इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणुओं द्वारा होती है। इनके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिणत हो जाता है। क्या कह रहा है, अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणुओं द्वारा होती है। इनके द्वारा मृत जीवधारुओं का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिणत हो जाता है। ये पदार्थ पुनः हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए रहते हैं। आगे देखिए है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों, यहाँ देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। तो ये नोट में याद रखना है। आगे तीसरा देखिए भौतिक घटक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायवीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में। यहाँ देखिए पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रभाव एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऊर्जा का जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितना % भाग जाता है, तो 10%। एक और ये पूछा है कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है, तो नहीं, ये एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट देखिए है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। ये जो 10% हस्तांतरित होने का नियम किसने दिया था, लिंडमान ने। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक उत्पाद। क्या कह रहा है, प्राथमिक उत्पाद, इसका मतलब कि हरे पौधे आएंगे इसमें। प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य के रूप से में संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए है समुद्री वातावरण में। यहाँ देखिए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन सा होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। नोट में दिया है खाद्य श्रृंखला में मानव प्राकृतिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट देखिए खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं खाद्य श्रृंखला, 2 प्रकार के। एक होता है चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरा होता है अपघटक खाद्य श्रृंखला। पहले हम चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में देखते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए है
अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। आगे देखिए है खाद्य जाल। क्या किसके बारे में देखेंगे? खाद्य जाल के बारे में क्या है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहा कि इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय, या देखिए खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर क्या होता है? प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखिए है प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए जैव संचयन। जैव संचयन क्या होता है? यहाँ देखिए जैव संचयन, ये देखिए जैव संचयन किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नकरणीय प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ाते जाते हैं। क्या कहा? संग्रहण की सांद्रता जो है विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या कहा? जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैव संचयन को किस में मापा जाता है? तो पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। नोट में देखिए दिया हुआ है अनिम्नकरणीय प्रदूषकों में इस पर अभिप्राय ऐसे प्रदूषकों से है। यहाँ पे देखिए क्या कहा? अनिम्नकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते, जैसे डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आदि। उसके बाद है जैव आवर्धन। क्या है उसके बाद हम देखेंगे जैव आवर्धन के बाद, हाँ उसके बाद क्या देखेंगे हम? जैव आवर्धन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा? यहाँ पे देखिए जैव आवर्धन किधर गया? पारिस्थितिकी अनुकूलम आ गया। जैव आवर्धन अपघटन करता हमने देख लिया था, जैव संचयन भी देख लिया था। ये देखिए जैव आवर्धन, और उसके बाद संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जैव संचयन के बारे में देखते हैं। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नकरणीय प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों में होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों को क्रमशः क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे देखिए है जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर सेकेंड, इसका हिंदी होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। उसके बाद है अनिम्नकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आदि।
तो यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि कुछ अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के अभिप्राय है ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इस सब के अंदर शरीर के अंदर चला जाता है तो ये इसे शरीर नहीं